From the mid 19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient part of Mesopotamia. In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of a flood mentioning in the Bible. By 1960s, it was understood that the story of Old Testimony was not literally true but may have been base of expressing memories about important changes in history. So now we can know that कि जब मेसोपोटामिया में खोज हुई तो ये पाया गया कि प्रारंभ में खोज में खर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन एक टैबलेट की खोज की जा रही थी जिस पर बाइबल के उल्लेखित जल व्यापन की कहानी अंकित थी। इन 1960 के दशक में यह समझा जा रहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी सही है कि नहीं, तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान यह था कि यहाँ पर कोई सबूत या एक तत्व मिले जिसमें हमें ज्ञात हो सके कि यह कहानी सच्ची है। धीरे धीरे पुरावक्त तकनीकों अधिकानिक उन्नत और परिष्कृत होता गया। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, जहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों का अक्षरश सच्चाई को प्रमाणित करने के कार्य के गौण हो गया। आगे के अनुभवों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे यह एक अधिकांश विशेष है। तो इसलिए ये मान सकते हैं कि ये जो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक थी ये एक तरीके का इतिहास को पुनर्जागृत कर रही थी, जब यहाँ पर बाइबल की टैबलेट मिली कि मेसोपोटामिया वॉज अ पार्ट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। According to the Bible, it was written, the flood was meant to destroy all life on earth. इसका मतलब है कि बाइबल के अनुसार ये जलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। However, God chose a man Noah to ensure that life could continue. किंतु परमेश्वर ने जलतावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नो नाम के एक मनुष्य को चुना। The flood Noah built a huge boat and ark. He took a pair each of all known species of animal and bird on board the ark, which survived the flood. There was strikingly similar to the story in a Mesopotamian tradition, where the principal character is called Zeustra or Uthanapism. तो नौ नाम का एक मनुष्य को चुना गया। नौ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रखा दिया। और जब जलास्वन हुआ, बाढ़ आने लगी, तो सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया की परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं ज़िसूस्त्रा और उथानस्पिदम। Now, Mesopotamia and its geography. Iraq is a land of diverse environment in the northeast. Its light green, undulating plain gradually rising to tree-covered mountain ranges with clear streams and wildflowers with enough rainfall to grow crop. Agriculture began between 7000 and 6000 BCE. In the north, there is a stretch of upland called the steppe, where animal herding offers people a better livelihood than agriculture. After the winter rain, sheep and goat feed on the grasses and low shrubs that grow here to the east tributary of the Tigris.
तो इराक में भौगोलिक विविधता का देश है। इसके भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षाधिक पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हैं। साथ ही यह स्वच्छ ईरानी तथा जंगली फूल हैं और अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7,000 से 6,000 यूपी के बीच में खेती शुरू की गई। उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं और पुष्पालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सदियों की वर्षा के बाद भीड़ जहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास के अपने भारण पोषण करती थीं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए पर्यावरण की अच्छा थी। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान और यहाँ ये स्थान का सबसे पहला नगरों की लेक प्रणाली या नीचे देखिए रेगिस्तानों के शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बनी थी। So tributaries like Tigris provide the route. We can see in this map. मेसोपोटामिया पर्वत है, इसमें स्टेपी है, रेगिस्तान है, दक्षिणी भाग है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है बताता है खेती सिंचाई के लिए ये पहाड़ी इलाका है। So now we can see here the communication into the mountain of Era. The south is a desert and where the first city and writing emerged. This desert could support city because of the river Euphrates and Tigris, which rises in the northern mountain, carry load of silt when they flood or when their water led out to the field, fertile still is deposit. इसका मतलब ये है कि इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सके इसकी क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहीं। जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तो अथवा इनके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। आफ्टर यूफ्रेटिस हैज़ एंटर्ड द डेजर्ट, तो जब ये जमा हो जाती थी, इट वाटर फ्लोज इनटू अ स्मॉल चैनल। दीज चैनल फ्लड their bank and in the past functioned as irrigation canal. Water could be let into the field of wheat, barley, peas and lignettes when necessary. तो इसमें ये पाया जाता है कि फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं से बटकर बहने लगी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी। इन पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई के नहरों का काम करती थी। इसकी आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मैसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम समाज साहित्य सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी हो जाती थी। तो वी कैन सी दैट एशियन सिस्टम that the Roman Empire included, it was agriculture of the southern Mesopotamia that was most productive, even though the region did not have sufficient rainfall to grow crop. Not only agriculture, Mesopotamia, sheep and goat that gazed on the steppe, the eastern plain, and the mountain slopes produced meat, milk, wool in abundance.
Further, fish was available in rivers, date, palm, gave fruit in summer. Let us not, however, make the mistake of thinking that city grew simply because of the rural prosperity. We shall discuss other factors by and by, but let us be clear about the city life. तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हालांकि भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों में, पर्वत मैदानों में, पहाड़ों में पाई जाती थी, जिनके लिए मांस, दूध, ऊन की वस्तु इन लोगों को प्राप्त होती थी, वैसे ही नदियों में मछलियां भी पाई जाती थी। खजूर के पेड़ थे यहाँ पर, और यहाँ अच्छी समृद्धि का क्षेत्र था। तो मेसोपोटामिया एक तरीके से हरी भरी और हम कहें जीवन शैली में एक विशाल एक यात्रा थी, एक शिविर था, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे उसमें फ्लॉरिश हो रहा था। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये मैप। इस मैप में देखिए, ये जोन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, ग्रीन एरिया। सदर्न लिमिटेड ऑफ जोन, ये नदी के यहाँ से ये एरिया आ रहा है जो पॉइंट टू पॉइंट रेड, और माउंटेन रीजन।